चलिए बेटा गुड आफ्टरनून। बेटा गुड आफ्टरनून। ठीक है बेटा, क्या थके हुए क्यों लग रहे हो इतने? चलो शुरू करेंगे टॉपिक बेटा अपना नया। यहां पर टॉपिक है हमारे पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। बेटा स्टडी मटेरियल में अगर आप चेक करिएगा, स्टडी मटेरियल में अगर आप चेक करोगे तो आपको ये दो टॉपिक स्टडी मटेरियल एक चैप्टर मिलेगा। जो पूरे चैप्टर का नाम है वो नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, जिसको मैंने यहां पर अपनी पढ़ाई अपनी स्टडी के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। क्लियर है बात? ठीक, स्टडी मटेरियल में एक ही चैप्टर है जिसको मैंने दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है यहां पर। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल बिगिन विद, क्या शुरू कर रहे हैं बेटा? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको हम प्यार से एवरेजेस भी बुलाएंगे। इसको प्यार से हम एवरेजेस भी बुलाएंगे। बात आती है एवरेजेस का मतलब क्या? जी, एवरेज का मतलब क्या? मैंने कहा मेरी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज वेट 45 kg है। क्या मतलब है इसका? सबका वेट 45 है? बोलो। तो फिर मैंने कहा मेरी क्लास में जो बच्चों के मार्क्स आए हैं वो एवरेज 80% आए हैं। तो क्या सबके 80% आए हैं? बोलो बेटा। नहीं, ये वो वैल्यू है जो इस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है। बाकी जितनी वैल्यूज होंगी सब इसके इर्द गिर्द होंगी। जैसे मैंने कहा कि मेरी क्लास में एवरेज वेट इज 45 kg, तो इसका मतलब यह है कि बाकी जितने भी इस क्लास में स्टूडेंट्स हैं सबका वेट इसके इर्द गिर्द ही होगा। किसी का 48, किसी का 42, किसी का 50, किसी का 38। आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये वो वैल्यू है, एवरेज एक वो वैल्यू है जिसके इर्द गिर्द बाकी सारी वैल्यूज बिखरी हुई हैं। ठीक, ये वो वैल्यू है विच रिप्रेजेंट्स द होल डेटा, जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने आपसे कहा कि मेरी क्लास में जो बच्चे हैं उनका एवरेज मार्क्स 90% आए हैं। क्या समझ में आ रहा है आपको? ओहो, सारे बच्चे होशियार रहे होंगे। बोलो बेटा, सारे बच्चे होशियार रहे होंगे। 90% एवरेज मार्क्स हैं। हाँ, किसी के 70 भी आए होंगे, किसी के 95 भी आए होंगे, किसी के 92 भी आए, किसी के 75 भी आए, लेकिन ओवरऑल इमेज मेरे को जा रही है कि हाँ सारे के सारे लगभग सारे होनहार ही हैं। मैं बोलूं मेरी क्लास में जो मार्क्स हैं बेटा, एवरेज मार्क्स 45% हैं। क्या समझ में आ रहा है आपको? सर आप नलायकों की फौजों को पढ़ा रहे हो। समझ में आ रहा? मैंने कुछ कहा नहीं है, मैंने तो एक एवरेज बताया है। ये वो वैल्यू है जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। मैंने कहा भाई मेरी क्लास में जो बच्चे हैं ना उनका एवरेज वेट 15 किलो है। एवरेज वेट 15 किलो है। बस ये बोल रहा हूं मैं। कुछ पिक्चर बन रही है दिमाग में? बताओ क्या समझ में आ रहा है? सर कोई छोटे बच्चों की क्लास होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बोलो बेटा, यानी समझ में आया? एक वैल्यू जिसने पूरे डेटा को रिप्रेजेंट किया। मैंने नहीं बोला, आप समझ गए अपने आप। 15 किलो एवरेज वेट है तो जरूर सर ने फर्स्ट सेकंड के बच्चे पढ़ाने भी शुरू कर दिए। इसका मतलब
बोलो बेटा, ठीक। तो वो वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स द एंटायर डेटा, जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे, उसे कहेंगे एवरेज। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ऑब्वियस सी बात है, सारी इसके इर्द गिर्द फैली होंगी, तो ये एवरेज वैल्यू कहां होगी? कहीं सेंट्रल में होगी कि नहीं होगी? पूरे डेटा की कहीं मिड में होगी, तो इसीलिए इसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं। अब एवरेजेस की अगर बात करें तो एक बात बताना बेटा, एवरेज की वैसे कई सारे प्रकार के एवरेज हैं, लेकिन अभी मैं प्रकार पर जा ही नहीं रहा, मैं पूरे चैप्टर के ऊपर बात कर रहा हूं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सुनिए बेटा, एवरेज की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, बताओ हो सकती है या नहीं हो सकती? बताना, पॉजिटिव हो सकती है क्या? बोलो बेटा। अच्छा, एवरेज निकाला, वो नेगेटिव आ जाए, हो सकता है क्या? हाँ, एवरेज नेगेटिव हो सकता है क्या? मैंने कहा ये रहा डेटा, -20, -25, -32, -24, -20, -18, इसका एवरेज निकालो। टेम्परेचर है डे टेम्परेचर, इसका एवरेज निकालो, तो क्या वो नेगेटिव ना आएगा? हाँ बोलो। तो यानी यस, एवरेज कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। एवरेज जीरो आ सकता है क्या? हाँ, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। सब बच्चों के मार्क्स जीरो हैं, एवरेज कितना आएगा? आ सकता है जीरो। एवरेज कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, और इट कैन बी जीरो ऑल्सो। एग्जाम में क्वेश्चन था ये, समझ में आ रहा है लॉजिकली? क्योंकि मैं अगले चैप्टर में जाके स्टेटमेंट बदल दूंगा अपनी, वहां कुछ और बताऊंगा मैं, लेकिन यहां एवरेज समझ में आ रहा है। यस, एवरेज कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, और इट कैन बी जीरो ऑल्सो। अब एवरेज चाहे कोई सा भी हो, हम बहुत सारे एवरेज पढ़ेंगे यहां पर। अच्छा, दूसरी बात बताना बेटा, एवरेज कैन बी इंटीजर और फ्रैक्शन, यानी पॉइंट्स में। बताना, एवरेज होल नंबर हो सकता है क्या? हाँ, और पॉइंट में हो सकता है क्या? हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है भाई, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? एक बच्चे के 2 नंबर हैं, एक बच्चे के 3 नंबर हैं, दोनों का एवरेज कितना आएगा? 2.5 हो सकता है। यानी एवरेज कैन हैव इंटीग्रल और एज वेल एज फ्रैक्शनल वैल्यू ऑल्सो। मैंने अभी चैप्टर के अंदर एंटर नहीं किया, ये बता रहा हूं मैं एवरेज की प्रॉपर्टीज, यानी एवरेज की बात कर रहा हूं। तो पूरे चैप्टर में जिस जिस प्रकार के एवरेज आएंगे सब पर ये प्रॉपर्टी लगती जाएंगी। पहला क्या बताया, बताओ फटाफट से। एवरेज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, और इट कैन बी जीरो ऑल्सो। एवरेज कैन हैव इंटीग्रल और फ्रैक्शनल वैल्यू। क्लियर है बात? और सुनो, और सुनो, ये सारे क्वेश्चन यही पूछेगा, यही पूछेगा, बता रहा हूं मैं आपसे। वो एएम नहीं कैलकुलेट कराएगा आपसे, जो क्लास 11th में किया था आपने, कि डेटा दिया हुआ है, एएम निकाल दो, जीएम निकाल दो, एचएम निकाल दो, वो सब नहीं पूछेगा। वो एग्जाम में यही सारी प्रॉपर्टीज पूछने वाला है। वापस आइए, ये लो, ये कुछ मार्क्स मैंने बच्चों के इकट्ठे किए, और क्या ही बताऊं बेटा आपको, इत्तेफाक से सबके मार्क्स के थे। के का मतलब क्या है? कांस्टेंट है कोई। इत्तेफाक से सबके मार्क्स ही के आए। ये बताना इसका एवरेज क्या होगा? सर फॉर्मूला तो बताओ। बेटा फॉर्मूला नहीं बता रहा, फॉर्मूला बता के करा तो क्या करा? मुझे ये बताओ, सब बच्चों के मार्क्स के हैं, तो ऑब्जर्वेशन से बताओ कि इनका एवरेज कितना होगा। विल रिमेन के। बेटा बोलो, प्रॉपर्टी पढ़ के दिखा रहा हूं मैं आपको।
if all the item values are constant, if all the item values are constant, say k. जब मैं बोल रहा हूं ये दिमाग में पिक्चर आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो बेटा। अगर मैं बोल रहा हूं इफ ऑल आइटम वैल्यूज आर कांस्टेंट से के, आपके दिमाग में सीधा ये बनना चाहिए, ओहो सबके मार्क्स पूछे होंगे, के आते गए। अब मैं पूछ रहा हूं देन एवरेज ऑफ द सीरीज विल ऑल्सो बी के। बेटा क्लियर है प्रॉपर्टी? बोलो बेटा। ठीक है, देख रहे हो, देख रहे हो गजब, मैंने एवरेज का फॉर्मूला नहीं बताया, बिना फॉर्मूले के ही आपने समझ के बेसिस पर इसका एवरेज निकाल कर दे दिया। और सुनो, और सुनो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, टाइम लगेगा मुझे अगले 15 मिनट इसी के ऊपर, और चारों चैप्टर में ये प्रॉपर्टी आएगी। अगले 4 चैप्टर जो पढ़ेंगे, एवरेज, डिस्पर्जन, रिग्रेशन, कोरिलेशन, सब में आएगी, और मैं बार बार फिर नहीं बताऊंगा। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशुमार क्वेश्चन यहां से पूछ चुका है वो। सुनिए बेटा, ये कुछ आइटम वैल्यूज थी, पता नहीं कौन सी, और न जाने कौन सा फॉर्मूला लगाया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एवरेज निकाल दिया इसका 10 मान लेते हैं। क्लियर है बात? मुझे नहीं पता डेटा क्या है, मुझे नहीं पता फॉर्मूला कौन सा लगाया, लेकिन मैंने एवरेज निकलवा दिया यहां पर 10 आपको। अब मैं क्या कह रहा हूं, लेट्स अज्यूम ऑल द आइटम वैल्यूज आर इंक्रीज्ड बाय 2। इफ ऑल द आइटम वैल्यूज आर इंक्रीज्ड बाय 2, ये दिखना शुरू हो गया आपको, ये लिखा हुआ नहीं होगा, वो ये बोलेगा इफ ऑल द आइटम वैल्यूज आर इंक्रीज्ड बाय 2। आपके दिमाग में ये पिक्चर बन जानी चाहिए, अच्छा कुछ आइटम वैल्यू होंगी, सब में 2 ऐड करते गए। मुझे ये बताओ अब कि नई सीरीज जो बनी इसका एवरेज क्या होगा? प्रॉपर्टी कहती है कि ये एवरेज भी 2 से बढ़ जाएगा। बेटा क्लियर है? पढ़ के बता रहा हूं, ये है प्रॉपर्टी। इफ ऑल द आइटम वैल्यूज आर इंक्रीज्ड बाय अ कांस्टेंट नंबर, देखते जाओ क्या कहा मैंने, इफ ऑल द आइटम वैल्यूज आर इंक्रीज्ड बाय एनी कांस्टेंट नंबर, देन द एवरेज ऑफ द न्यू सीरीज will be obtained by adding the same constant number to the old average। बेटा समझ में आया क्या बोला मैंने? बोलो बेटा। ये इसी प्रॉपर्टी की प्रेजेंटेशन करके बताई है मैंने। क्या सारी आइटम वैल्यूज को अगर एक कांस्टेंट नंबर से ऐड कर दोगे तो एवरेज भी उसी कांस्टेंट नंबर से ऐड करने के बाद मिल जाएगा। सिमिलरली अगर ऑल द आइटम वैल्यूज आर, पढ़ो, हाँ, इफ ऑल द आइटम वैल्यूज आर डिक्रीज्ड बाय 5 नहीं, कांस्टेंट नंबर, जनरलाइज बात करो ना। इफ ऑल द आइटम वैल्यूज आर डिक्रीज्ड बाय अ कांस्टेंट नंबर, देन एवरेज ऑफ द न्यू सीरीज सो फॉर्म्ड विल बी ऑब्टेन्ड। क्या करेंगे? सेम विल बी ऑब्टेन्ड बाय subtracting the same constant number with the old average। बेटा क्लियर है बात? सेम बात है, सेम बात है। तो क्या पढ़ रहा हूं अब मैं, फिर पढ़ो दोबारा से, सुनो। इफ ऑल द आइटम वैल्यूज आर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय अ कांस्टेंट नंबर, देन एवरेज ऑफ द न्यू सीरीज विल बी ऑब्टेन्ड। कैसे मिलेगा जल्दी बताओ? by increasing or decreasing the old average with the same constant number। बेटा क्लियर है? इसी को प्यार से, ये जो ऐड करना और माइनस करना है ना, इसी को प्यार से
मैं आज के बाद बोलूंगा चेंज इन ओरिजिन। बोलो बेटा, अब मैं आज के बाद ये सब नहीं बोलूंगा कहानी, मैं बोलूंगा ओरिजिन चेंज कर दिया मैंने, द ओरिजिन इज चेंज्ड। बताओ क्या दिमाग में आया? ये सारी पिक्चर दिमाग बन गई? बोलो भाई, ये पिक्चर बन गई ना दिमाग में। मैं अब ये नहीं बोलूंगा प्लस करा माइनस करा फलाना ठिकाना, नहीं, अब मैं बिल्कुल टेक्निकल वर्ड पर आ गया कि ओरिजिन चेंज कर दिया। तो ओरिजिन चेंज किया तो फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा एवरेज पर? जल्दी बताओ। तो इसको आज के बाद बोलेंगे कि एवरेज इज डिपेंडेंट ऑफ, सब लिखा हुआ है, पढ़वा रहा हूं अभी, बाद में समझ लो, समझ के पढ़ेंगे तो मजे आएंगे पढ़ने में। मुझे इस लाइन पर लाना था, बस आपको इस लाइन पर लाना था, सब एक्सप्लेनेशन है उससे पहले ये मिलेगा आपको। बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या लिखा हुआ है पढ़ो। एवरेज इज डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब ओहो डिपेंड करता है चेंज इन ओरिजिन पर। चेंज इन ओरिजिन का मतलब क्या बताया? जल्दी बोलो। प्लस माइनस बताया कि नहीं बताया? यानी पूरी सीरीज को इंक्रीज डिक्रीज कर दोगे तो एवरेज भी चेंज हो जाएगा। एवरेज इसके ऊपर डिपेंड करता है। बोलो बेटा। सिमिलरली पूरी सारी आइटम वैल्यूज को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया या 2 से डिवाइड करते गए तो क्या होगा? एवरेज भी अकॉर्डिंगली 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा। यानी सेम रूल विल अप्लाई टू मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑल्सो। और इसे प्यार से क्या बोलते हैं? इसे प्यार से बोलेंगे बेटा क्या? चेंज इन स्केल। रूल क्या हो गया? यानी रूल क्या हो गया? एवरेज इज, बोलो बेटा, डिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल। क्या मतलब है इसका? मल्टीप्लाई डिवाइड। खत्म बात, खत्म बात। अभी इसके क्वेश्चन करेंगे, अभी हाथ के हाथ ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझो। क्लियर हो रही है बात बेटा? अब मैं समराइज करके एक ही लाइन में बोल रहा हूं कि एवरेज इज डिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन। खत्म खत्म। जो कुछ पढ़ा है अभी तक वो इस एक लाइन में सारा कुछ समा गया। लेकिन क्या आपको उसका मतलब समझ में आ रहा है? एवरेज इज डिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन। यानी कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस करोगे पूरी सीरीज में तो सेम कांस्टेंट से एवरेज पर भी उतना ही प्रभाव पड़ेगा। बेटा क्लियर है? चलो एक काम करो, फटाफट से पढ़ो, यहां तक की बात है, पढ़ो। पढ़ो जरा यहां तक एक बार। कॉमन प्रॉपर्टीज, पेज नंबर 3 पर आकर पढ़िए। पहले जो पढ़ रहा हूं सिर्फ इतना पढ़िएगा। कॉमन प्रॉपर्टीज। इंपैक्ट ऑफ चेंज इन ओरिजिन। क्या मतलब ओरिजिन का? लिखो उसके ऊपर प्लस माइनस, लिखो बार बार, अभी तभी दिमाग में सेट होगा। ये बहुत लंबे जाएगा कॉन्सेप्ट ये साथ में। If all item values in a series are increased or decreased by a constant number, then the average of the new series will be obtained by adding or subtracting the same constant number with the old average. बेटा क्लियर है? सरल शब्दों में एवरेज इज डिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन। आगे आओ। इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन स्केल। लिखो स्केल के ऊपर मतलब क्या है? क्या मतलब है बेटा? मल्टीप्लाई डिवाइड। पढ़ो। इफ ऑल द आइटम वैल्यूज इन अ सीरीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड by a constant number, then the average of the new series will be obtained by multiplying or dividing the same constant number with the old average. old average में same number से
मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो तो आपको नई सीरीज का एवरेज मिल जाएगा, यानी एवरेज इज डिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल। बोलो बेटा, अगला पढ़ो। इफ ऑल आइटम वैल्यूज आर कांस्टेंट से के, तो बेटा एवरेज कितना होगा? ये तो रहा, ये तो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बेटा। और लिखो, इसके बाद लिखो, ये लिखोगे अब एवरेज ऑफ अ सीरीज। अगला पॉइंट लिखो, एवरेज ऑफ अ सीरीज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एवरेज ऑफ अ सीरीज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बेटा क्लियर है? अगला लिखो एक और पॉइंट, एवरेज कैन हैव इंटीग्रल और फ्रैक्शनल वैल्यू। कुछ भी हो सकती है, हो सकता है पॉइंट्स में हो सकता है पॉइंट्स में ना हो सकता है पॉजिटिव आ जाए, हो सकता है नेगेटिव आ जाए, या हो सकता है जीरो भी आ जाए। बेटा क्लियर है बात? बोलो बेटा। चलो देखते हैं अभी और देखना। इफ x and y are two variables related as, नोट मत करना अभी, y is equal to x plus 5, ऐसे लिखा होगा ये क्वेश्चन। x and y are two variables related as y is equal to x plus 5 and average of series y is 10. Find average of series y। पहले इसको समझना सीखो, लिखा क्या है ये, पढ़ना सीखेंगे पहले। मैंने कहा जी दो वेरिएबल्स हैं x और y में, और इनमें रिलेशनशिप क्या है? y इज इक्वल टू, यानी कि कोई एक सीरीज होगी शायद, इसमें अगर हम 5 ऐड करते जाएं तो नई सीरीज बनेगी। और जानते हो उसका नाम क्या है? इसका नाम y है। क्या ये इससे ये समझ में आया कि नहीं आया? x और y दो वेरिएबल्स हैं, ये y कैसे मिलता है? x की सारी वैल्यूज में 5 ऐड करते जाओ, y मिल जाएगा। ठीक है, अब सवाल क्या है मेरा? सवाल ये है मेरा कि अगर एवरेज ऑफ सीरीज x 10 है तो क्या मुझे एवरेज ऑफ सीरीज y बता पाओगे? मना मत करना, बोलो कितना आएगा बेटा? हाँ, अरे आसान है ना सर। जो पहले एवरेज था, जो भी था, मुझे नहीं पता क्या था, उसमें 5 ऐड कर दें। बोलो आंसर बताओ। 10 + 5 15। बहुत आसान है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसे पढ़ने में आती है। तो क्या ही लिख दिया ऐसे नहीं, ये पता नहीं, भारी भरकम शब्द यूज कर दिए। कुछ नहीं है भाई, आपको ये पढ़ते ही दिमाग में ये आना चाहिए। लिखो एग्जाम्पल 1 फटाफट से, अभी और लेवल बढ़ाऊंगा इसमें। ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, ये मिलेंगे एग्जाम में क्वेश्चन। जितना पढ़ा है सब इंपॉर्टेंट है, अभी तक सब एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। लिखो फटाफट से, x and y are two variables related as
बेटा नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ें क्या? चलिए और देखें। एग्जाम्पल नंबर 1 था ये हमारे पास। ये ऐसे सर ऐसे लिख के करेंगे? नहीं, सिंपल है ना। देखो इसका ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ तरीका। ये तो आपके दिमाग में बननी चाहिए बात, अदरवाइज कुछ ऐसे काम कर सकते हैं हम कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। बोलो बेटा, तो एवरेज ऑफ y क्या होगा? रिप्लेस x बाय एवरेज ऑफ x। बोलो, क्योंकि जितना भी x में बदलाव होगा सेम तरीके से y के एवरेज में बदलाव होगा। आंसर कितना आ गया? 15। लिखो इसे दोबारा से, क्योंकि हम आगे काम ऐसे ही करेंगे। ये सिर्फ समझ के लिए था कि हो क्या रहा है इसमें, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझने के लिए करके दिखाया मैंने, लेकिन अल्टीमेटली हम आंसर उस तरीके से निकालेंगे कि अगर इफ दिस देन ये मतलब होगा। करो नोट बेटा फटाफट से। ये लो, if x and y are two variables related as 2x plus 3y equal to 12 and average of series x is 24. Find average of series y. Average of series y. जी बेटा बताओ क्या करें इसको? पहले एक काम ना करें। देखो अब रिलेशनशिप क्या है, इसको y इन टर्म्स ऑफ x लिख लें पहले। बोलो, ऐसे लिख लूं क्या? 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x, या y इज इक्वल टू 12 बाई 3 माइनस 2 बाई 3x। समझाओ क्या लिखा हुआ है ये? यानी x की सारी वैल्यूज को हम 2/3 से मल्टीप्लाई करते गए होंगे और 12 में से घटाते गए होंगे, तभी तो नया वेरिएबल y मिला। बोलो, इसी को मैंने ऐसे लिख दिया, y इन टर्म्स ऑफ x। नाउ अब कोई बता सकता है क्या मुझे कि एवरेज ऑफ y कैसे निकालेंगे? वो आएगा 12/3 माइनस 2/3 एवरेज ऑफ x। बेटा बोलो ठीक है, ये एवरेज ऑफ x कितना है? 24। व्हाट इज द आंसर नाउ? 3 4 8 16, 16 माइनस 4 इज माइनस 12। देखो माइनस में आ गया, क्या दिक्कत है? बताइए देखकर, बताएं बेटा देखकर। ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिखो उसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट, ये मिलेगा एग्जाम में आपको। यहां तक लाने के लिए वो सारी तैयारी की मैंने अभी तक, जो पढ़ाया प्रॉपर्टी, वो इस क्वेश्चन तक लाने के लिए किया है मैंने सारा काम। यहां तक लाने के लिए सीढ़ी तैयार की थी मैंने पूरी, वो इसमें प्रॉपर्टी बताई, एक एग्जाम्पल कराया छोटा, और फिर यहां तक पहुंचा मैं। बेटा आई होप ये सारी बात बिल्कुल क्लियर है। बोलो बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और तो मैंने कहा एवरेजेस, एवरेज इसका मतलब वो वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स द एंटायर डेटा, जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे। एक वैल्यू देखकर आपको पूरे डेटा के बारे में अंदाजा लगाना कुछ कुछ पॉसिबल हो जाए, अगर ऐसा है तो उसे कहेंगे एवरेज। अब इस चैप्टर का नाम है मेजर्स, मेजर्स ऑफ टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी
यानी टाइप्स, कितने तरीके से एवरेजेस को मेजर कर सकते हैं, या एवरेजेस कितने प्रकार के हो सकते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग एवरेजेस दो प्रकार के हो सकते हैं। इट कैन बी मैथमेटिकल एवरेजेस, दो कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं मैंने। या कौन सा होगा बेटा, या होगा पोजीशनल एवरेज। इनमें क्या फर्क है बताऊंगा बाद में। पूरे चैप्टर को दो टुकड़ों में तोड़ दिया मैंने कहा जितने भी एवरेज निकालने के तरीके हैं, मेजर्स हैं, टाइप्स हैं, वो ब्रॉडली दो तरीके के हैं। या तो मैथमेटिकल एवरेज होगा या पोजीशनल। और मैथमेटिकल में आएंगे तीन एवरेज। कौन कौन सा, एएम, जीएम, ये समझते हैं एम का मतलब क्या है, क्या है फुल फॉर्म, अर्थमेटिक मीन। ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। एंड एचएम इज हार्मोनिक मीन। पोजीशनल एवरेज में दो आएंगे, मीडियन डिनोटेड बाय एम एंड मोड डिनोटेड बाय जेड। बेटा क्लियर है बात यहां तक? ये है मेरा पूरा चैप्टर। अच्छा, जब मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, एवरेज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है, तो पता है वो एवरेज के साथ 5 शब्द चिपके हुए चल रहे हैं साथ में। क्या क्या, एएम, जीएम, एचएम, मीडियन। बोलो बेटा, जब मैंने कहा एवरेजेस डिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन, तो उसका मतलब ये प्रॉपर्टी पूरे चैप्टर पर एप्लीकेबल है। यानी इन पांचों पर सारी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हैं जो अभी तक पढ़ी मैंने। सारी आइटम वैल्यूज के हैं, तो एएम कितना होगा, फॉर्मूला नहीं पता मुझे, बोलो बेटा कितना होगा। सारी आइटम वैल्यूज के हैं, जीएम कितना होगा, के आएगा। सारी आइटम वैल्यूज के हैं, एचएम कितना होगा, मीडियन मोड भी कितने आएंगे। अरे जो चीज एवरेज पर एप्लीकेबल है वो सारी की सारी ये एवरेज ही तो है। तो जब जब वर्ड एवरेज बोल रहा हूं मैं, तो उसका मतलब 5 शब्द एक साथ उसमें इंक्लूड हो रहे हैं। कौन कौन से बेटा, एएम, जीएम, एचएम, मीडियन, मोड। चार्ट ड्रॉ करो फटाफट से, टाइप्स ऑफ एवरेज। ये अब चैप्टर के अंदर एंटर करेंगे हम। इनको मैथमेटिकल को, इसको पोजिशनल को, क्यों, इसका जवाब मैं दूंगा बाद में। टाइप्स ऑफ एवरेजेस। टाइप्स ऑफ एवरेजेस, तो ये 5 प्रकार के एवरेजेस हो सकते हैं। ये 5 प्रकार के एवरेजेस हैं जो हम यहां पर अब शुरू करेंगे। बेटा क्लियर है यहां तक की बात? चलिए, तो ये कुल मिलाकर 5 एवरेज हैं
जो हम एक एक करके यहां पर अब कवर करेंगे, एएम, जीएम, एचएम, मीडियन एंड मोड। क्लियर है? सबकी अपनी अपनी अलग अलग खास बात होगी, अलग अलग सिचुएशन में कहां कौन सा यूज करेंगे वो जवाब ढूंढेंगे हम यहां पर, और साथ में हर एवरेज की अपनी स्पेशल बात क्या है वो भी हमें कवर करनी है यहां पर। ठीक, तो यहीं से हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे, चैप्टर में एंटर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त। धन्यवाद, बाय बाय।